आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर और उत्तराखंड एलटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट को मतलब इकोनॉमिक्स के अलग अलग सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की अलग अलग कक्षाएं आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स एक रणनीति के माध्यम से तैयार करवाया जा रहा है। वहां पे दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपके इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स जरूर पढ़िए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, तो टेस्ट दीजिए, इस बात को आप समझ पाइए कि आखिरकार किस लेवल की तैयारी आपकी हो रही है और आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, या मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जहां से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। और साथ ही साथ इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी करंट की भी क्लासेस मौजूद होगी, मतलब सब कुछ हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मींस एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। या यूं कहूं कि अगर जो कोई भी नई वैकेंसी कहीं से भी आती है तो जब भी उसके लिए नया बैच प्रारंभ होगा, आपको वहां पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से कोई भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो ईमानदारी से आप इस रणनीति को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस की बात करें तो एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपए है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो आपको सिंपली एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारी अलग अलग बैचेज हैं और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टेट और सेट के लिए अलग क्लास है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग क्लास है, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी के लिए एक अलग बैच है, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चर, DSSB और झारखंड में जेट की परीक्षा के लिए बिल्कुल अलग बैच है। और सारे बैचेस में आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ करवाया जा रहा है। तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा नया बैच प्रारंभ हुआ है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी और झारखंड में जेट की परीक्षा के लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है, और मध्य प्रदेश में सेट की परीक्षा के लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है। तो जो लोग भी अभी नए बैच में जुड़ना चाहते हैं, यथाशीघ्र आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिया गया नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, भारत में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि मौन क्रांति की संज्ञा किसे दिया गया। ठीक है, मौन क्रांति। ठीक है, तो मौन क्रांति की संज्ञा जो उस टाइम के प्रधानमंत्री जी थे,
जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को मौन क्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है कि ये बताइए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जवाहरलाल नेहरू ने, या सामुदायिक विकास कार्यक्रम को और किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो इसे मौन क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ना, इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना, मतलब सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का विकास करना। और ये जो अवधारणा थी, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो अवधारणा थी, ये किसकी थी? ये थी अमेरिका की। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 1952 में। तो याद रखिएगा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है 1952 में होती है। और इसका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से विकास करना। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे मौन क्रांति की संज्ञा कहा है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य है। छिपी हुई बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है भाई? छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, या जिसे अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, जिसे अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। कमेंट करके बताइए कि छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि देखिए सर, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। और ये खास करके किस क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है खास करके? तो ये पाई जाती है दोस्तों कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। और अगर जो इसे आसान भाषा में समझना हो तो मान लीजिए कि एक भूमि का प्लाट है, ठीक है, 2 एकड़ का प्लाट है या 5 एकड़ का, कोई भी मान लीजिए। तो इस भूमि का मालिक जो है उसका नाम है श्याम। ठीक है, श्याम जो है, इनके पास 2 एकड़ की भूमि है और श्याम अकेले 2 एकड़ भूमि पे उत्पादन करके, चाहे गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, चाहे धान का उत्पादन कर रहे हो, श्याम अकेले 2 एकड़ भूमि पे उत्पादन करके ये मान के चलिए कि 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन अब श्याम की शादी हो गई, श्याम के क्या हो गए? 2 बच्चे हो गए। एक बच्चे का नाम हो गया राहुल और दूसरे बच्चे का नाम हो गया सोहन। ठीक है, तो अब राहुल और सोहन को अगर जो नौकरी नहीं मिलती है तो उनको ये लगता है कि चलो भैया हमारे पास खेत है ना, तो चल के खेती करेंगे। तो वो क्या करते हैं? अपने पिता के साथ खेती में सम्मिलित हो जाते हैं। अर्थात पहले एक लोग मिल करके 2 एकड़ पे 5 क्विंटल का उत्पादन कर रहे थे। लेकिन चूंकि भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है? भूमि की उर्वरा शक्ति निश्चित होती है। तो अब राहुल, श्याम और सोहन भी मिल करके उत्पादन करेंगे तो इस 2 एकड़ भूमि पे 5 क्विंटल से ज्यादा गेहूं का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स कि राहुल और सोहन का उत्पादन में लगे रहना और ना लगे रहने, उससे कोई भी असर नहीं पड़ता है। वो हाथ अगर जो बटाए तो भी ठीक है, ना बटाए तो भी ठीक है। तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बता दीजिए कि वणिकवादी अर्थशास्त्री विश्वास करते थे। चलिए, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए, पूजा मिश्रा जी, सदानंद जी, मौसमी कुमारी जी, अभी चौधरी जी, चंद्रजीत जी, जयमाल तोमर जी, टिंकू जी, प्रकृति जी, ठीक है, भगवती जी, अक्षय जी, टिंकू सिंह जी, वृष्टि शर्मा जी, बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है। सबका नाम शायद ना पढ़ पाऊं, लेकिन ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। अब अगर जो बात करें वणिकवादी, तो ये देखिए दोस्तों, ये पता है ये 16वीं शताब्दी में आते हैं, 16वीं शताब्दी में, अर्थात एडम स्मिथ से पहले की बात है। एडम स्मिथ 17वीं शताब्दी के बाद इनका कार्यकाल, मतलब एक तरीके से इनकी थियरी शुरू होती है। लेकिन जो वणिकवादी थे वो 16वीं शताब्दी में आते हैं और इनका सीधा सीधा एक ही कहना था, एक ही बात इनका कहना था कि जो अमीर होने का प्रमाण है वो है बहुमूल्य धातु। अर्थात अगर जो आप कोई, जैसे वर्तमान समय में लोग कहते हैं ना कि आप अमीर हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। लेकिन उस टाइम जब 16वीं शताब्दी की बात है, जब वणिकवादी अर्थशास्त्री थे, तो उनका कहना था कि अगर जो आपके पास सोना है, ठीक है, अगर जो आपके पास सोना है, अगर जो आपके पास हीरा है
अगर जो आपके पास अन्य बहुमूल्य धातुएं हैं तो इट मीन्स कि आप अमीर हैं। तो ये जो वणिकवादी थे ना, ये कहते थे कि क्या करना चाहिए, लोगों को बहुमूल्य धातु अपने पास रखनी चाहिए, अर्थात सबसे ज्यादा वो जोर इस बात पे देते हैं कि आपको अब बहुमूल्य धातुएं अपने पास रखनी चाहिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अर्थात उन्होंने सोना, चांदी और हीरा को अपने पास रखने के लिए क्या किया, वकालत की। कहा कि भैया देखिए ये सारी चीजें आपके पास जितनी बड़ी मात्रा में होगी उतना ही आप अमीर कहलाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुलायम मुद्रा से क्या तात्पर्य है। एक होता है दोस्तों मुलायम मुद्रा और दूसरा होता है कठोर मुद्रा। एक होता है मुलायम मुद्रा और दूसरा होता है कठोर मुद्रा। चलिए कमेंट करके बताइए। तो देखिए मुलायम मुद्रा का आशय ये होता है कि इस अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी जो मांग होती है ना वो कम होती है, लेकिन इसकी पूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा होती है। जैसे जो अल्प विकसित देश या जो विकासशील देश की मुद्राएं हैं उसे मुलायम मुद्रा बोलेंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत कम है और पूर्ति इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसे मुलायम मुद्रा कहा जाएगा, अर्थात ऐसी मुद्रा जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। और कठोर मुद्रा का मतलब क्या होता है कि जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा होती है और इसकी पूर्ति कम होती है। ये खास करके जो विकसित देशों की मुद्रा होती है उसके संदर्भ में देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो आज के बाद कभी भी आप भूलिएगा नहीं कि मुलायम मुद्रा का तात्पर्य ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग क्या है, कम है, लेकिन इसकी पूर्ति ज्यादा है। ठीक है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा की मांग अगर जो कम है और मांग की अपेक्षा पूर्ति बहुत ज्यादा है तो उसे मुलायम मुद्रा कहा जाएगा। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ कठोर मुद्रा का मतलब यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग ज्यादा है लेकिन इसकी पूर्ति कम है, जैसे कि अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है, अगला, भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। कहां पे पाया जाता है भाई, भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ही को बोलते हैं। जो अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने पढ़ा था ना, 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़ा था ना कि अदृश्य बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसके अंतर्गत कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात उनके उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता के स्तर पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो ये दोस्तों कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है, इसलिए कि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो कृषि क्षेत्र में संलग्न है। अगला प्रश्न, अगला कि निर्धनता का दुष्चक्र तोड़ा जाता है। निर्धनता का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है। अब निर्धनता का दुष्चक्र क्या होता है भैया? निर्धनता का दुष्चक्र ये होता है कि जब आपकी आय कम होती है ना, ठीक है, जब आपकी आय कम होती है तो आप निवेश भी कम करते हैं। हालांकि निर्धनता के दुष्चक्र को अगर जो रैगनर नर्स आपको पढ़ेंगे आप, तो उन्होंने मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को लेकर के बहुत ही विस्तार से ये बात बताई है। लेकिन अगर जो आसान भाषा में आपको समझना हो तो निर्धनता का दुष्चक्र क्या होगा कि देखिए, जब आपकी आय कम होती है ना तो आप निवेश भी कम करेंगे। जब आप निवेश कम करेंगे ना तो आपका उत्पादन भी कम होगा, और जब आप उत्पादन कम करेंगे तो वस्तु की बिक्री भी बाजार में कम ही होगी, और जब वस्तु की बिक्री कम होगी तो भैया आपको कम आय प्राप्त होगा। अर्थात आय यहाँ भी कम था, आय यहाँ भी कम था और आय यहाँ भी कम है। ठीक है, तो यही क्या बताता है दोस्तों, निर्धनता के दुष्चक्र को। तो निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अपने देश के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है, कोई कमेंट करके बताइए कि सर संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है। तो संरचनात्मक परिवर्तन से आशय इस प्रकार के परिवर्तन से है कि भैया योग्यता के आधार पे लोगों से कार्य करवाया जाए। अर्थात हमारे देश में जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है
इन प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि देश की उत्पादकता के स्तर को अधिकतम किया जा सके। जैसे आप देख रहे हैं ना कि भैया बहुत सारे इंजीनियर हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपने इंजीनियरिंग किया, आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए कार्य शुरू किया, आप ये चाहते थे कि आप अपना भविष्य वहीं चुनेंगे, तो फिर कुछ दिनों बाद आप कुछ साल तक आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि चलो प्राइमरी स्कूल में टीचर बनेंगे। ये क्यों दिक्कत आ रही है? इसीलिए दिक्कत आ रही है कि संरचनात्मक समस्या है हमारे देश में, अर्थात लोगों को उनकी कार्य कुशलता के आधार पे मजदूरी ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, और जिस दिन ऐसा मिलने लगेगा उस दिन गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न कि आर्थिक विकास के दौरान राष्ट्रीय आय में क्या होता है भैया? बिल्कुल ठीक है, सभी लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए भाई, बिल्कुल ठीक है, लाइक करते रहिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है वो यथाशीघ्र ले लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन पे अब नया टॉपिक प्रारंभ होने जा रहा है। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि आर्थिक विकास के दौरान राष्ट्रीय आय में क्या देखने को मिलता है? ठीक है, तो भैया भारत क्या कर रहा है? आर्थिक विकास कर रहा है ना। तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। प्राइमरी सेक्टर है जिसमें मुख्य रूप से कृषि आता है, उत्खनन आता है, अर्थात जहां से कच्चे माल आते हैं। दूसरा होता है दोस्तों उद्योग, ठीक है, और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए, हम कुल राष्ट्रीय आय का कृषि का कुल राष्ट्रीय आय में योगदान जो है वो 17% के आसपास है। उद्योग का कुल राष्ट्रीय आय में उद्योग का जो योगदान है ये लगभग 29% है, और कुल राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो लगभग 54% है। तो इट मीन्स कि हम सेवा क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा है कि कमी आ रही है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के दौरान राष्ट्रीय आय में क्या होता है, कृषि की योगदान कम होता है। जैसे आप विकसित देशों को देखेंगे ना, तो उनकी कुल राष्ट्रीय आय में, जैसे अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो उनकी कुल राष्ट्रीय आय का केवल और केवल 3% भाग, 3 से 5% भाग क्या होता है कि कृषि का योगदान कुल राष्ट्रीय आय में केवल 3 से 5% का होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी बहुत ज्यादा है, 17% है। ठीक है, अगला प्रश्न कि उपज का वह भाग जिसे कृषक बाजार में बेचते हैं उसे क्या बोला जाएगा? उपज का वह भाग जिसे कृषक बाजार में बेचते हैं। अब ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इन प्रश्नों को ठीक तरीके से कर पाएंगे, नहीं प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ये प्रश्न लगेगा ही नहीं कि सर ये किस टॉपिक का प्रश्न है। ठीक है, उपज का वह भाग जिसे कृषक बाजार में बेचते हैं, क्या बोला जाएगा भाई उसे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? चलिए, सभी लोग लाइक और शेयर भी करते रहिए। क्या उत्तर आ रहा है? और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लिया करिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं, विक्रय योग्य आधिक्य। ठीक है, तो उपज का वह भाग जिसे कृषक बाजार में बेचते हैं उसे विक्रय योग्य आधिक्य कहा जाता है। जैसे आपके यहाँ भी अगर जो खेती होती होगी, आपके यहाँ अगर जो गेहूं या धान उगाया जाता होगा, तो आप देखते होंगे कि आपके पास अगर जो 10 बीघे जमीन है, तो 10 बीघे जमीन पे मान लीजिए कि कम से कम नहीं कुछ तो 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो जा रहा है। तो अब 20 क्विंटल गेहूं क्या करेंगे कि आप पूरे साल भर में 20 क्विंटल गेहूं का उपभोग तो कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 5 क्विंटल अपने पास रख लेते हैं और 15 क्विंटल क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, क्योंकि इस 15 क्विंटल जो है ये आपके उपभोग से ज्यादा है। उपभोग आपका 5 क्विंटल का है, लेकिन 15 क्विंटल जो गेहूं है या धान है वो आपके पास एक्स्ट्रा है। तो ऐसी स्थिति में बेच करके आप इसे क्या करते हैं, इससे मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मूल्य के आधिक्य सिद्धांत के जनक है। अब फिर आसान सी बात है कि मूल्य के आधिक्य सिद्धांत के जनक है, तो दोस्तों आपको याद आना चाहिए कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि देखिए भैया,
उत्पादन कोई भी वस्तु जब उत्पादित हो रही है तो उसमें दो लोग लगे हुए हैं या दो पक्ष है। पहला उन्होंने कहा कि साहसी है, ठीक है, उत्पादन में साहसी लगा है, या जिसे उन्होंने कहा कि पूंजीपति लगा हुआ है, साहसी या पूंजीपति। और दूसरा भाग उन्होंने बताया कि श्रमिक है, ठीक है। तो जो साहसी होता है ना वो लाभ कमाता है, जो साहसी या जो पूंजीपति होता है वो, ठीक है, जो साहसी और पूंजीपति होता है वो लाभ कमाता है, और जो श्रमिक होता है ना वो वेतन प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूंजीपति या जो साहसी होते हैं ना वो श्रमिकों का क्या करते हैं, श्रमिकों का शोषण करते हैं, श्रमिकों का शोषण करते हैं। और शोषण कैसे करते हैं, क्यों इस प्रकार करते हैं कि वो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं देते हैं। श्रमिक बहुत ज्यादा अतिरेक उत्पन्न करता है, अर्थात श्रमिक 100 रुपए की वस्तु का अगर जो उत्पादन कर रहा है तो उसे मजदूरी 5 रुपए के बराबर ही मिलती है। इट मीन्स जो पूंजीपति होता है या जो साहसी होता है वो श्रमिकों को सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं देता है, और वास्तविक रूप से वही अतिरेक उत्पन्न करने का कार्य श्रमिक करता है। तो जब इनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं मिलेगी तो ये क्या होता है कि जब इनको सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं मिलेगी तो यही जो अतिरेक उत्पन्न करता है वही अतिरेक साहसी का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अर्थात एक जो साहसी होता है ना वो श्रमिकों का शोषण करके लाभ प्राप्त करता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि समसीमांत तुष्टिगुण नियम बताता है। समसीमांत तुष्टिगुण नियम क्या बताता है भाई, समसीमांत तुष्टिगुण नियम बताता है, क्या बताता है, बिल्कुल ठीक है। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा। अगर जो केवल और केवल सीमांत तुष्टिगुण नियम की बात करें तो ये है भैया गोसेन का प्रथम नियम, गोसेन का प्रथम नियम, इसे हम क्या बोलते हैं, गोसेन का प्रथम नियम। और अगर जो समसीमांत बोलता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गोसेन का द्वितीय नियम, गोसेन का द्वितीय नियम, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, गोसेन का द्वितीय नियम, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, जिसे गोसेन का प्रथम नियम बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी एक वस्तु की बात होती है और एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाने से उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाती है, ये गोसेन का प्रथम नियम है। और समसीमांत उपयोगिता तुष्टिगुण नियम जो है इसके अंतर्गत दोस्तों दो वस्तुओं के संयोगों को प्रकट किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विकास के आरंभिक चरणों में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः निम्न कारणों से होती है। जनसंख्या विस्फोट कब होता है भैया, जनसंख्या विस्फोट कब होता है? सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए और समय से क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स के जितने भी मतलब मुख्य तौर पे 10 या 12 यूनिट बनते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, मुद्रा एवं बैंकिंग हो गया, मौद्रिक प्रणाली हो गया, विनिमय दर हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मतलब 10 या 12 जो इकोनॉमिक्स के यूनिट बनते हैं सभी यूनिटों से प्रश्न लेकर के आता हूं। आज जैसे आर्थिक विकास हो गया, ठीक है, जैसे विनिमय दर हो गया, तो सबसे प्रश्न आता है। तो जब आप पूरा सेशन ज्वाइन करेंगे ना तभी जाकर के आप पूरी इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये बेस्ट वे है तैयारी करने का। अगर जो आप एक बार क्लास देखते हैं ना तो अपने जीवन पर्यंत में आपने जितनी भी मतलब पूरी जिंदगी में कहीं भी कभी भी कोई भी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो आपको रिकॉल हो सकता है। तो ईच एंड एवरी डे आप क्लास को जरूर देखते रहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि विकास के आरंभिक चरणों में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः निम्न कारणों से होती है। तो देखिए भैया विकास के आरंभिक चरणों में तो जनसंख्या विस्फोट कब होता है? जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब जन्म दर बढ़ने लगता है। मतलब क्या होता है कि देश में
जन्म दर बढ़ रहा है और मृत्यु दर में कमी आ रही है। ठीक है, तो मृत्यु दर में कमी आ रही है, तो यही होता है जनसंख्या विस्फोट। एक तरफ बहुत सारे लोग पैदा होते हैं और दूसरी तरफ लोगों की मृत्यु में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। एक मिनट की जनसंख्या में वृद्धि बड़े पैमाने पे हो जाता है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत अगर जो आपने पढ़ा होगा तो जनसंख्या के 3 चरणों को आपने पढ़ा होगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बोलता है कि जो जनसंख्या का प्रथम चरण होता है, इसमें क्या होता है कि जन्म दर ज्यादा होता है, अर्थव्यवस्था में जन्म दर ज्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज्यादा होता है, क्योंकि भैया अर्थव्यवस्था उतना विकास की नहीं रहती है। ठीक है, अशिक्षा होती है, लोग स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक नहीं होते हैं, तो लोग बच्चे भी ज्यादा पैदा करते हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है। लेकिन जो दूसरी अवस्था है, यही जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है, जहां पे अब देश इतना विकास कर चुका होता है कि वहां के लोग पोषक पदार्थ लेते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जन्म दर तो क्या होता है, जन्म दर बढ़ा ही होता है, लेकिन चूंकि अब स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति लोग जागरूक हो गए हैं और साथ ही साथ में लोग पोषक पदार्थ भी ले रहे हैं, तो जन्म दर ऊंचा है, लेकिन मृत्यु दर में क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो मृत्यु दर जब पैदा होने वाले लोगों की संख्या बहुत हो जाए और जब जन्म दर अधिक हो जाए और मृत्यु दर कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में विस्फोट हो जाएगा, अर्थात जनसंख्या का दर बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और तीसरी स्थिति जो है वो होती है कि जब अर्थव्यवस्था समृद्धि के स्तर को प्राप्त कर चुका होता है, तो सभी लोग शिक्षित हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो एक बेटा हो या एक बेटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जन्म दर भी कम। ठीक है, तो जब अर्थव्यवस्था विकास कर चुका होता है, समृद्धि को प्राप्त कर चुका होता है, तो लोग कहते हैं कि चलो एक भी लड़का या एक भी लड़की रहेगी तो भी कोई बात नहीं है, तो जन्म दर कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम हो जाता है। तो यहाँ भी जनसंख्या क्या होता है, संतुलन की स्थिति में विद्यमान होती है। तो जन्म दर में तेजी से वृद्धि और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, ये दोनों जो है ये जनसंख्या विस्फोट को बताते हैं। और जनसंख्या विस्फोट क्या है, ये दूसरी अवस्था है। अगला, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, अवमूल्यन कब कारगर होता है, अवमूल्यन कब अधिक कारगर होता है भैया, अवमूल्यन से क्या होता है, कमेंट करके बताइए। और जो लोग भी लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अवमूल्यन से क्या होता है, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, कि अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अवमूल्यन का मतलब होता है कि मुद्रा का बाह्य मूल्य कम होना। ठीक है, अवमूल्यन में क्या होता है, मुद्रा का बाह्य मूल्य क्या होता है, मुद्रा का बाह्य मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है। और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो आयात होते हैं ना, जो आयात होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मुद्रा की वैल्यू कम हो गई है। तो जब मुद्रा की वैल्यू कम हो गई है, तो विदेशों से जो वस्तुएं आ रही हैं वो जाहिर सी बात है कि महंगी हो जाएंगी, क्योंकि वैल्यू आपकी मुद्रा की कम हो गई है। और निर्यात जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। निर्यात क्या होते हैं, निर्यात जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं, निर्यात क्या होते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अवमूल्यन तब अधिक कारगर होगा जब विदेशों में निर्यात की मांग लोच क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात विदेशों में क्या होगी, कि विदेशों में क्या होगी, कि जैसे मान लीजिए कि भारत अवमूल्यन कर रहा है, तो भारत जब अवमूल्यन करेगा, तो भारत अगर जो अमेरिका में अपना सामान बेचने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर्टिकुलर सामान, अर्थात जो प्रोडक्ट मार्केट अमेरिका के मार्केट में भारत बेचने जा रहा है, उस प्रोडक्ट की मांग होनी चाहिए, तभी अवमूल्यन कारगर होगा। अगर जो अमेरिका के मार्केट में उस प्रोडक्ट की मांग होगी ही नहीं, तो लोग क्यों उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में अवमूल्यन तभी कारगर होगा जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच क्या हो, अधिक हो। और अवमूल्यन से क्या होता है, मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, जिससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात क्या होते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, आर्थिक जोत से तात्पर्य है, ठीक है,
चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि आर्थिक जोत से क्या तात्पर्य है? आर्थिक जोत क्या होता है भाई? आर्थिक चलिए, आर्थिक जोत का क्या तात्पर्य होता है? आर्थिक जोत क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आपका उत्तर क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना। आर्थिक जोत का मतलब ये होता है। अब आर्थिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जब भी आर्थिक या आर्थिक क्रियाओं की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी क्रियाएं जिसमें मुद्रा शामिल है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। अब आर्थिक गतिविधि क्या होता है? तो आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें मुद्रा शामिल होता है। तो अब आर्थिक जोत का भी मतलब क्या होगा? कि ऐसा जोत जो आपको मुद्रा देता हो, आपको मुद्रा देता हो। तो अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि वह जोत जो एक उचित परिवार के लिए उचित आश्रय की आय देता हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी जोत जो किसी परिवार को क्या करता है कि आय प्राप्त कराता है, अर्थात आर्थिक जोत ऐसी जोत है जो क्या करता है कि एक परिवार को उचित आय देता है। अर्थात एक परिवार के पास जो भूमि है उस भूमि को वो क्या कर रहा है, वो इसलिए उस भूमि का प्रयोग कर रहा है, इसलिए उस भूमि का प्रयोग कर रहा है कि क्या किया जाए, उसमें उत्पादन किया जाए और उत्पादन से जो फसल आती है उस फसल को मार्केट में बेच करके आय अर्जित की जाए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गन्ने का उत्पादन बहुत सारे लोग करते हैं। तो गन्ने का उत्पादन, गन्ने का जो प्लॉट होता है या गन्ने की जो खेती होती है वो आर्थिक जोत का ही उदाहरण होगा। क्योंकि गन्ना ऐसा तो होता नहीं है कि आप अपने घर पे गुड़ बनाने के लिए गन्ने का उत्पादन करते हैं। गन्ने का उत्पादन प्योरली आप इसीलिए करते हैं कि गन्ना जब उत्पादित हो जाएगा तो इसे हम क्या करेंगे, बेच करके इससे आय का अर्जन करेंगे। तो ये क्या है, आर्थिक जोत का उदाहरण है। अगला प्रश्न। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि विकास में सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है? सामाजिक द्वैतवाद, देखिए यहां से दो प्रश्न पूछा जाता है, यहां से दो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सामाजिक द्वैतवाद और प्रौद्योगिकी द्वैतवाद। ठीक है, प्रौद्योगिकी द्वैतवाद। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी द्वैतवाद किसने दिया और सामाजिक द्वैतवाद किसने दिया, आपको बताना है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बोके साहब की बात बोल रहे हैं, बोके साहब की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी बोके साहब की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इनका नाम ये है, बुके है, बुके इनका नाम है। कहीं कहीं पे बोके दे दिया रहता है, लेकिन बुके इनका सही नाम है। और यही सामाजिक द्वैतवाद के विकल्प के रूप में प्रौद्योगिक द्वैतवाद का प्रयोग किसने किया? हिगिंस ने किया, हिगिंस ने किया। तो याद रखिएगा कि सामाजिक द्वैतवाद की जो अवधारणा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? बुके के द्वारा दिया गया था। सामाजिक द्वैतवाद की अवधारणा बुके के द्वारा दिया गया था और प्रौद्योगिकी द्वैतवाद की अवधारणा हिगिंस के द्वारा दिया गया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, बड़े धक्के के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। और देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर का कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है जिंदगी में। जिंदगी भर पूरी जिंदगी बिता दिए इधर उधर कमेंट करके ही, 2 4 6 महीने बिना कमेंट के भी बिता दीजिए। हो सकता है जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, है ना, हो सकता है कि जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। अगला प्रश्न, और बहुत देखिए क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा किसी चीज को स्वाफ। ठीक है,
अपने आप को ज्ञानी दिखाने के चक्कर में आप लर्निंग की क्षमता भूल जाते हैं। तो कभी भी अपने आप को ज्ञानी मत दिखाइए। जिस दिन अपने आप को आप ज्ञानी दिखाने लगे ना, उस दिन आपकी लर्निंग की जो क्षमता होगी वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमेशा स्टूडेंट बने रहिए, और स्टूडेंट ही काफी है। चाहे वो कोई भी शिक्षक की बात हो, टीचर की बात हो, चाहे किसी भी स्टूडेंट की बात हो, हम सभी लोग केवल स्टूडेंट हैं। हम लोग के बस की बात नहीं है कि इकोनॉमिक्स की जितनी भी थियरी दी गई है, एडम स्मिथ की, मतलब जितनी भी थियरी दी गई है, सारे थियरी पे कभी भी पूरी जिंदगी में आप कमांड हासिल नहीं कर पाएंगे, उनकी गहराइयों को नहीं सीख पाएंगे। एडम स्मिथ साहब की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको मैंने टेलीग्राम में डाला था। उस किताब को आप देखेंगे, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि अरे भाई ये क्या लिख दिए, है ना। तो ज्ञानी नहीं बनिए, स्टूडेंट बनिए। टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सब के सब स्टूडेंट, सब सीख ही रहे, कोई भी ज्ञानी नहीं है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया? तो बड़े धक्के का सिद्धांत जो दिया वो रोजेस्टीन रोडान के द्वारा दिया गया। रोजेस्टीन रोडान ने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण उन्होंने ये बोला कि देखिए अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस कारण से लोगों की प्रति व्यक्ति आय, इस कारण से अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय जो है वो अपने न्यूनतम स्तर पे है। और जब प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम स्तर पे है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की निवेश की क्षमता क्या होगी? निवेश की क्षमता कम होगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देनी चाहिए, जिससे मांग व पूर्ति क्या हो जाए, दोनों क्रियाशील हो जाए। और जैसे ही मांग व पूर्ति क्रियाशील होगा, उत्पादन का स्तर बढ़ने लगेगा, और उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एनएनपी बराबर होता है, एनएनपी किसके बराबर होता है? बिल्कुल ठीक है, चलिए कि एनएनपी बराबर होता है। एनएनपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है? चलिए भाई बता दीजिए। सॉरी, हाँ, एनएनपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये घिसावट व्यय को और क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास बोलते हैं। घिसावट व्यय को क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास बोलते हैं। ठीक है, घिसावट व्यय को क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास बोलते हैं। तो जब दोस्तों जीएनपी की बात होती है तो वहां पे मूल्य ह्रास को नहीं घटाते हैं, लेकिन जब एनएनपी की बात होती है तो वहां पे मूल्य ह्रास या घिसावट व्यय को घटा देते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, या जिसे हम क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास भी बोलते हैं। अब घिसावट व्यय क्या होता है या मूल्य ह्रास क्या होता है? तो घिसावट व्यय का मतलब ये होता है कि देखिए भैया, आप एक अपने घर पे राइस मिल लगाए हैं, ठीक है, जहां पे आप क्या कर रहे हैं कि आप जहां पे आप क्या कर रहे हैं कि गेहूं पीसने का कार्य कर रहे हैं, या जहां पे आप क्या कर रहे हैं कि चावल बना रहे हैं। तो इट मीन्स कि क्या होता है कि प्रत्येक साल में एक बार आप देखते हैं ना कि जब आप गेहूं पिसवाने के लिए मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि देखिए भैया परसों दुकान बंद रहेगी क्योंकि मशीन में टूट फूट आ गई है, इसको मेंटेन कराना है, मेंटेनेंस कराना है। तो इट मीन्स कि जब मशीनें चलेंगी, उत्पादन होगा, तो क्या होगा कि उसमें टूट फूट भी आएगी, मेंटेनेंस कास्ट भी उसमें आएगा। तो वही मेंटेनेंस कास्ट को ही क्या बोलते हैं? घिसावट व्यय बोलते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। इंपीरियल बैंक के जगह पे किसको लेकर के आया गया? इंपीरियल बैंक के जगह पे किसको लेकर के आया गया? एसबीआई को लाया गया। और एसबीआई की स्थापना कब होती है? ये होती है 1955 में, और 1955 में एसबीआई की स्थापना होती है।
इंपीरियल बैंक के स्थान पे और कौन समिति थी, कौन समिति थी, गोरे वाला समिति थी। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगर जो आप एसबीआई याद आ गया तो फिर आरबीआई को भी याद रखिए कि आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में और सर इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। फिर आपको याद आ जाना चाहिए कि सर जी 1969 में 14 बैंकों का क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। 75 में क्या होता है, कमेंट करके बताइए। 1975 में बैंकों के क्षेत्र में क्या होता है, आप सभी लोग को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न कि यदि बैंक की प्रारंभिक जमा 100 रुपए है, यदि बैंक की प्रारंभिक जमा 100 रुपए की है तथा नगद कोष का प्रतिशत 25 हो तो बैंक कितनी शाख का निर्माण करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो आप जिस रणनीति से, जिस तरीके से मैं कंटेंट करवा रहा हूं, उन सारे कंटेंट को फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। जहां पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। लाइव क्लास होती है तो लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हैं। इन केस अगर जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ वहां पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। कुछ भी दोस्तों छूटने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको वहां पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दीजिए और इस बात को समझ पाइए कि आखिरकार किस लेवल की आपकी तैयारी चल रही है, प्रश्न कहां पे गलत हो रहे हैं, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में गलत हो रहे हैं, क्या मुद्रा एवं बैंकिंग में गलत हो रहे हैं, क्या समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र में गलत हो रहे हैं। जहां पे भी गलतियां हो रही है उन गलतियों को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं। पता ही होगा आप लोगों को कि शिक्षक भर्ती के अंतर्गत डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी मौजूद है। अगर जो आप इतने सारी चीजों को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते हैं, तो भैया कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा बशर्ते आप 3 से 3.5 घंटे बस पढ़ते रहिए। एप्लीकेशन पे 1 से 1.5 घंटे और यूट्यूब पे 1 से 1.5 घंटे, मतलब 3-3.5 घंटे अगर जो आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों बहुत बेहतर कंडीशन में अपने आप को पाएंगे। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मीन एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप हमारे साथ जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, नया बैच प्रारंभ होगा तो वहां भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया? तो शाख निर्माण क्या होता है? शाख निर्माण इज इक्वल टू क्या होता है सर? शाख निर्माण इज इक्वल टू क्या होता है? प्रारंभिक जमा अपान क्या होता है? नगद कोष अनुपात। नगद लिख लीजिए, नगद कोष अनुपात, रट्टा नहीं मार लीजिए कि 400 उत्तर होगा, कहीं बदल दिया ऑप्शन तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नगद कोष अनुपात, ठीक है। तो प्रारंभिक जमा इसमें कितना दिया गया है? प्रारंभिक जमा कितना दिया गया है? 100 रुपए दिया गया है ना प्रारंभिक जमा, और नगद कोष अनुपात कितना दिया गया है? ये है 25%। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? 100/25, 100/25, तो इंटू, सॉरी यहाँ पे एक 100 हमने छोड़ दिया, इंटू 100 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 यहाँ भी हो जाएगा, 25 चौको क्या हो जाएगा? 100, और 100 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर जी डी उत्तर ठीक होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से बैंक जो होगा वो 400 रुपए का शाख का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न कि मुद्रा पूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा पूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चलिए
मुद्रा पूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या उत्तर होगा भाई? तो मुद्रा पूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? अब देखिए इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं इस प्रश्न को। अरे भैया, मुद्रा पूर्ति के संबंध में सत्य कथन यह है कि मुद्रा पूर्ति पे नियंत्रण कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है, ठीक है। मौद्रिक प्रणाली कौन अपनाता है? केंद्रीय बैंक अपनाता है। और केंद्रीय बैंक जो है ये मुद्रा पूर्ति पे नियंत्रण कितने माध्यम से करता है? 2 विधियों से करता है, ठीक है। एक परिणात्मक होता है, दूसरा गुणात्मक होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि वास्तविक लागत की विचारधारा का प्रतिपादन किया है। किसने किया? वास्तविक लागत की विचारधारा का प्रतिपादन। अब वास्तविक लागत क्या होता है? एक होता है मौद्रिक लागत और दूसरा होता है वास्तविक लागत। मौद्रिक लागत ये होता है कि भैया किसी वस्तु को जब हम निर्मित कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि उसमें 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपकी मौद्रिक लागत हो गई। और वास्तविक लागत क्या होता है? वास्तविक लागत का मतलब ये होता है कि जो आपकी मौद्रिक लागत है और प्लस आप क्या कर रहे हैं कि आप खुद भी तो एफर्ट डाल रहे हैं, खुद भी तो मजदूरी कर रहे हैं, खुद भी तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को मजदूरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको थकान होती है, आपको प्यास लगती है, आपको अन्य बहुत सारे आप क्या करते हैं, दिमागी रूप से बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें जो होंगी वो वास्तविक लागत के अंतर्गत आएंगी। और इस वास्तविक लागत की विचारधारा को जो दिया गया था वो दिया गया था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में कौन कौन आते हैं? एडम स्मिथ साहब आते हैं, डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, डेविड रिकार्डो साहब आते हैं। उसके बाद कौन आता है? जेएस मिल साहब आते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि भैया ये वास्तविक लागत की बात करते हैं। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत की बात की थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, चलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिएगा। जो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ईच एंड एवरी डे शाम को 7:10 से लाइव क्लास होती है। क्या उत्तर आ रहा है भैया कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को क्या करता है? अब अगर इसी के लिए मैं बोलता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर जो कॉन्सेप्ट आपको ठीक तरीके से आता है तो आप बहुत आराम से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। और अगर जो ठीक तरीके से नहीं आता है तो 1-2 लाइन में इसको क्या किया जा सकता है? डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। ये एमसी वक्र होता है और ये क्या होता है? ये एसी वक्र होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को क्या करता है? तो ये क्या करता है भैया? ये करता है उसके न्यूनतम बिंदु पे काटता है, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे 100% ठीक हो जाने वाला है। अगला प्रश्न, कि कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन को कहते हैं। मतलब कीमत नहीं बदल रहा है तो भैया मांग क्या होता है? मांग कैसे निर्धारित होता है? तो किसी की वस्तु की जब मांग निर्धारित होगी तो उसमें 2 ही चीजें तो होती है ना। एक होता है कि आपकी आय, ठीक है, और दूसरा होता है उस वस्तु की कीमत। आपकी आय और वस्तु की कीमत के कारण ही क्या होता है? मांग निर्धारित होता है। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कीमत बदले बगैर, मतलब जो आपकी जो कीमत, वस्तु की जो कीमत है वो क्या है? वस्तु की कीमत जो है वो है स्थिर। वस्तु की कीमत स्थिर है, लेकिन क्या बदल जाएगा? आय में क्या हो जाएगा? आय में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। आय में वृद्धि हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि वस्तु की कीमत, प्रत्येक वस्तु की कीमत 10 रुपया है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु की कीमत 10 रुपया है और वो क्या कर रहा है कि व्यक्ति की जो आय है वो भी मान के चलिए
एक सेकेंड रुक जाइए, वस्तु ऐसे नहीं, ऐसे इसको ठीक तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे व्यक्ति की आय हो गया, यहाँ पे वस्तु की कीमत हो गई। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति की आय जो है वो 100 रुपए है और वस्तु की जो कीमत है वो, प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या है, 5 रुपए है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु की कीमत जो है वो 5 रुपए है। तो ऐसी स्थिति में वो कितने वस्तु की मांग कर पाएगा, वो कितने वस्तु की मांग कर पाएगा? तो आप कहेंगे 20/5, अर्थात सर जी वो 20 वस्तुओं की मांग करेगा, 20 वस्तु की मांग वो करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कीमत में क्या आ जा रही, अब ये क्या बोल रहा है, कीमत बदले बगैर, मतलब कीमत जो है वो सेम है, कीमत एज इट इज है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। ठीक है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन को कहते हैं। तो कीमत स्थिर है, अर्थात 5 ही रुपए की वस्तु बिक रही है। और अब मान लीजिए कि आय में वृद्धि हो गई, अर्थात आय जो है वो 100 से बढ़ के 200 हो गई और कीमत एज इट इज है, 5 ही रुपए है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हो जाएगा, वो 40 वस्तु के मांग को कर देगा, अर्थात आय में वृद्धि हो रही है और कीमत जो है वो एज इट इज है, अर्थात कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मांग में भी वृद्धि हो जा रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मांग में वृद्धि बोलेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रतिनिधि फर्म का विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? कमेंट करके बताइए कि प्रतिनिधि फर्म का विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया। चलिए एक सेकेंड, प्रतिनिधि फर्म का विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? प्रतिनिधि फर्म का विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? एक सेकेंड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? प्रतिनिधि फर्म का विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक, प्रतिनिधि फर्म का विचार दिया गया। प्रतिनिधि फर्म क्या होती है? प्रतिनिधि फर्म ऐसी फर्में होती हैं जिसका बाजार के एक बड़े भाग पे अधिकार होता है। ठीक है, प्रतिनिधि फर्में ऐसी फर्म होती है जिसका बाजार के एक बड़े भाग पे अधिकार होता है और ये जो प्रोडक्ट होते हैं, इस फर्म के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी विश्वसनीय होते हैं। इस फर्म के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी विश्वसनीय होते हैं और ये फर्म काफी पुरानी होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए मैं बताऊं तो पार्ले जी है। ठीक है, तो पार्ले जी विश्वसनीय है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कोई बिस्किट नहीं मिलेगा तो पार्ले जी खरीद के लाना। ठीक है, और पार्ले जी की डिमांड बहुत सारे लोग करते हैं, इसकी डिमांड बहुत सारे लोग करते हैं और इसकी कीमत भी बहुत कम होती है। तो आपको पता ही है कि पार्ले जी की कीमत क्या है, बहुत कम है और यही कारण है कि बिस्किट कंपनियां जो है वो 5 रुपए में वस्तुओं को बेच देती हैं। ठीक है, 5 रुपए में बिस्कुट को बेचती है, नहीं तो आज के समय में 5 रुपए में बिस्किट बिकता नहीं। तो ये प्रतिनिधि फर्म का विचार जो दिया गया था वो मार्शल के द्वारा दिया गया था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि हीरा जल विरोधाभास की अवधारणा सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? हीरा जल विरोधाभास की सर्वप्रथम किसने अवधारणा दिया था? बिल्कुल ठीक है, तो देखिए ये दिया था दोस्तों एडम स्मिथ साहब ने। क्या बोला था इन्होंने? ये बोला था कि देखिए भैया, जो हीरा होता है वो जीवन जीने के लिए उतना उपयोगी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत महंगा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जल जो होता है, अर्थात जो पानी होता है, वो जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी होता है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत बहुत कम होती है। तो उसके बाद कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि देखिए भैया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे दुर्लभता का सिद्धांत लग जाता है। पानी दुर्लभ नहीं है और हीरा दुर्लभ है, तो जो चीजें दुर्लभ होती हैं वो महंगी होती है, जो दुर्लभ नहीं होती है वो महंगी नहीं होती हैं। तो लेकिन ये बात एडम स्मिथ साहब ने कहा कि देखिए भैया, हीरा जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हीरा बहुत महंगा है, और पानी जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी पानी क्या है, बहुत ही सस्ता है। तो यही बात उन्होंने
हीरा जल विरोधाभास के अंतर्गत एडम स्मिथ साहब ने बताया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि 1991 में रुपए का अवमूल्यन किया गया, कितने चरणों में किया गया? रुपए का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है भारत में? अभी तक रुपए का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। पहली बार कब हुआ था? रुपए का अवमूल्यन जो हुआ था वो पहली बार कब हुआ था? 1949 में। दूसरी बार कब हुआ था? 1966 में। और तीसरी बार कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। ठीक है, 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया। और रुपए का अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कि मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होता है, मुद्रा का बाह्य मूल्य क्या होता है? मुद्रा का बाह्य मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है और इस वजह से आयात जो होते हैं, आयात वस्तुओं के आयात जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। निर्यात जो होते हैं वो क्या होते हैं? सस्ते हो जाते हैं। चलिए सर, तो बता दीजिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुछ जगहों पे आप अलग अलग जगहों देखेंगे तो कुछ जगहों पे 3 चरण में दिया है, लेकिन वास्तविक रूप में सही से अगर जो देखा जाए तो इसका उत्तर जो होगा वो 2 चरणों में होगा। ठीक है, तो 1991 में रुपए का अवमूल्यन जो किया गया था वो 2 बार किया गया था। प्रश्न ये भी पूछता है कि ये बताइए कि सर्वप्रथम मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया? तो 1949 में। दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था? 1966 में। और तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था 1991 में। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कि मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, जिससे आयात अर्थात दूसरे देश से निर्मित वस्तुएं जब हमारे देश में आती हैं तो महंगी हो जाती हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, अर्थात अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में ले जाकर के कम दामों पे हम बेच देते हैं। अवमूल्यन क्यों किया जाता है? अवमूल्यन इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अपने आप को हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि मांग से ज्यादा पूर्ति हमने क्या कर लिया है कि अपने उद्योगों के द्वारा ही कर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? कि दीर्घकालीन वित्तीय नीति की शुरुआत हुई थी। चलिए बताइए, दीर्घकालीन वित्तीय नीति की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतने लोग लाइक भी नहीं किए हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? दीर्घकालीन वित्तीय नीति की शुरुआत हुई थी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने भी मान भाव ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सर जी 1985 और 86 का वित्तीय वर्ष था, अर्थात दीर्घकालीन वित्तीय नीति की जो शुरुआत होती है 1985 और 86 होता है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि ये बताइए कि दीर्घकालीन वित्तीय नीति जब अपनाया गया था तो उस टाइम, ठीक है, तो एक बार ये प्रश्न पूछा गया था किसी एग्जाम में कि जब भारत में दीर्घकालीन वित्तीय नीति की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों बीपी सिंह साहब। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वह मुद्रा जो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कथन किसने बोला? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये किसका कथन है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कथन किसका है? कमेंट करके बताइए। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये स्टेटमेंट किसका है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए बी बोल रहे हैं, और कोई ए के अलावा?
मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कहा था वॉकर साहब ने। अब ये सारी चीजें दोस्तों जब मैं अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ा रहा था, उसके बाद जब मुद्रा एवं बैंकिंग में मैं मुद्रा की परिभाषा पढ़ा रहा था, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। तो जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो ठीक तरीके से अगर जो पढ़ रहे हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं दोस्तों कि कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, बशर्ते आप चीजों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या होता है? हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या आधार होता है? मतलब हेक्सर-ओहलिन साहब क्या बोलते हैं कि भैया दो देश क्यों व्यापार करते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार होता है क्योंकि विभिन्न देशों में साधनों की संपन्नता में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग देश होते हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग उत्पादन के साधन पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो भारत में क्या है, भारत में अच्छी प्रकार की फलें पाई जाती हैं, भारत में अच्छी किस्म के धान पाए जाते हैं, भारत में अच्छी किस्म के गेहूं पाए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर जो सऊदी अरेबिया की बात करें, ईरान की बात करें, इराक की बात करें, तो वहां पे क्या पाए जाते हैं? वहां पे पेट्रोलियम पाया जाता है, वहां पे पेट्रोल पाया जाता है। तो दो देशों के बीच व्यापार इसी कारण से होता है क्योंकि दोनों देशों में साधन संपन्नता में भिन्नता पाई जाती है। जैसे भारत में अभ्रक पाया जाता है, भारत में लोहा पाया जाता है, भारत में फलें पाई जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में कोयला पाया जाता है। लेकिन अन्य देशों में क्या होता है कि अन्य बहुत सारे देश हैं जहां पे अभ्रक नहीं पाया जाता है, वहां पे लोहा नहीं पाया जाता है। तो जिन देशों में अभ्रक लोहा नहीं पाया जाता है उस देश को हम क्या करेंगे? अभ्रक और लोहा से निर्मित वस्तुओं का हम लोग निर्यात करेंगे। और अगर जो कोई देश है जिन देश में पेट्रोल पाया जाता है तो वो हमको क्या करेगा? वो हमें निर्यात करेगा पेट्रोल का, क्योंकि उसके यहाँ पेट्रोल पाया जाता है। हमारे यहाँ पेट्रोल बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अल्पाधिकारी फर्म का उद्देश्य होता है। अब अल्पाधिकारी फर्म की जब भी बात आती है तो आपको याद आ जानी चाहिए कि अल्पाधिकारी फर्म की बात का मतलब अल्पाधिकारी फर्म क्या होता है। तो भैया जब भी एक उद्योग में दो फर्मों से अल्पाधिकारी फर्म की स्थिति क्या होती है कि जब भी दो से ज्यादा फर्मों की बात की जाए, थोड़े फर्मों की बात की जाए, 10 से कम फर्मों की बात की जाए, ठीक है, कुछ फर्मों की बात की जाए, तो ये अल्पाधिकारी प्रवृत्ति को दर्शाता है, अर्थात ये अल्पाधिकार की स्थिति को दर्शाता है। अल्पाधिकार क्या होता है? जहां पे जिस उद्योग में कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, 10 से कम फर्म होती हैं, वही तो होता है ना अल्पाधिकार। और अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है? स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है और यही स्वतंत्र फर्मों का संगठन कार्टेल ही निर्धारित करता है कि वस्तु की कीमत क्या होती है। वो वस्तु की कीमत को न्यूनतम रखता है, इसलिए न्यूनतम रखता है क्योंकि अगर जो उस उद्योग में कोई नई फर्म एंट्री करना चाहती है तो उस नई फर्म को एंट्री जब करे तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि सर जी अल्पाधिकारी फर्म का उद्देश्य होता है अपने लाभ को अधिकतम करना, और अगर जो लाभ अधिकतम नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कि किसी कारण हानि उसे हो रहा है, तो वो अपने हानि को न्यूनतम करता है या प्रतिस्पर्धा को वो कम करता है। और प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए वो क्या करता है? वो न्यूनतम कीमत निर्धारित करता है। कार्टेल जो होता है वो न्यूनतम कीमत निर्धारित करता है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी होगा। अब न्यूनतम कीमत का मतलब क्या हो गया कि जैसे बिस्किट उद्योग है तो आप करोड़ों रुपए की मशीन लगा लीजिए, करोड़ों रुपए आप खर्च कर दीजिए उत्पादन में, लेकिन फिर भी
जब आप बिस्किट का उत्पादन करेंगे तो एक बिस्किट का पैकेट आपको 5 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब ये मस्ट है, ये जरूरी है कि आपकी जो लागत होगी वो 5 रुपए से कम होगी। आपकी जो लागत होगी वो 5 रुपए से कम होगी। अगर जो 5 रुपए से कम की लागत में अगर जो आप बिस्किट नहीं बना पा रहे हैं तो आप मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं बने रह पाएंगे। और एक एज अ नया फर्म आपको ऐसा करने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि यदि आयातों की मांग लोचदार है तो आयात मूल्य में वृद्धि होने से आयात पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि अगर जो जिस तरीके से जिस स्ट्रेटजी के मुताबिक वहां पे आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं, अगर जो आप उसको फॉलो करते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी और बहुत ही कम समय में बेहतर आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। वहां पे आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल अगर जो आपको बेसिक नहीं आता है, इकोनॉमिक्स बहुत वीक है, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी डे लाइव क्लास होती है और बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। लाइव क्लास होती है, इनकेस लाइव क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। कम से कम दोस्तों 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स को पढ़ने की आदत डालिए। जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत है वैसे ही नोट्स को पढ़ने की आदत डालिए। एटलीस्ट 1 घंटे तो नोट्स को पढ़िए ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। रोज टॉपिक आप रिवाइज करते रहे। बहुत सारे टॉपिक को आप मतलब जितने भी टॉपिक पढ़े हैं सारा टॉपिक आपका रिवाइज होता रहा है। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। आप सप्ताह में 1 या 2 ही टेस्ट दीजिए, रोज टेस्ट मत दीजिए, 1 ही 2 टेस्ट दीजिए। लेकिन जब आप टेस्ट दीजिए तो इस बात का इवैल्यूएशन करिए कि जहां पे जो आप टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट में कहां पे गलती हो रही है। क्या मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, कहां के प्रश्न गलत हो रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के, व्यष्टि अर्थशास्त्र के, भारतीय अर्थव्यवस्था के, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कहां के प्रश्न गलत हो रहे हैं। जहां के भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उन प्रश्न उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए और अगले टेस्ट में फिर वो पुनः गलती नहीं होनी चाहिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी और आप अपने सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं ताकि आप इस बात को समझ पाए कि किस लेवल की तैयारी करनी है। और शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दोस्तों डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहां से? प्रीवियस ईयर से। और आपकी करंट भी कवर कराई जाएगी। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आप ईमानदारी से इन कंटेंट को फॉलो करते रहिए यूट्यूब पे और प्रैक्टिस एप्लीकेशन पे इन कंटेंट को फॉलो करते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल आपको इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस 2000 रुपए है। तो सिंपली आप इस नंबर पे अपनी फीस पेमेंट करेंगे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी दी जा रही है। इट मींस केवल और केवल एक बार आपको फीस पेमेंट करना है। जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी तो जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और आपको जब भी नया बैच प्रारंभ किया जाएगा तो वहां पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भैया? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? ये बोल रहे हैं सभी लोग कि देखिए सर जी, यदि आयातों की मांग लोचदार है तो आयात मूल्य में वृद्धि होने से आयात में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जैसे हम ये कहें कि कोलगेट का आयात हम लोग करते हैं। कोलगेट जो पेस्ट, आप कोलगेट का जो पेस्ट यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होगा कि पतंजलि का भी पेस्ट 10 रुपए का मिल जा रहा है और कोलगेट का भी 10 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, इसका भी पेस्ट 10 रुपए मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो आयातित वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, अर्थात कोलगेट की कीमत अब 2 रुपया बढ़ जाए, 12 रुपए की हो जाए, तो भैया हम कोलगेट को छोड़ देंगे, हम पतंजलि 10 रुपया मिल रहा है उसी को यूज करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि यदि आयातों की मांग लोचदार है तो आयात मूल्य में वृद्धि होने से आयात में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। दैट्स इट। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर कि राशिपातन क्या होता है? राशिपातन को और क्या बोलते हैं दोस्तों?
डंपिंग बोलते हैं। राशिपातन को और क्या बोलते हैं? डंपिंग बोलते हैं। राशिपातन का अर्थ क्या होता है? कमेंट करके बताइए, राशिपातन या डंपिंग क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो राशिपातन या डंपिंग का मतलब यह होता है कि विदेशी मार्केट में, विदेशी बाजार में हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर बेचेंगे। ठीक है, विदेशी बाजार में अपने देश में निर्मित वस्तुओं को हम सस्ते मूल्य पर बेचेंगे। ठीक है, और घरेलू मार्केट में जो इसकी कीमत होगी वो ज्यादा होगी। घरेलू बाजार में इसकी कीमत क्या होगी? ये महंगी होगी, महंगे होंगे। ठीक है, तो डंपिंग और राशिपातन कब किया जाता है? तो डंपिंग और राशिपातन तब किया जाता है भैया, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये होता है कि आप अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहते हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने वाले हो। जैसे कि चाइना ने ये किया, चीन ने ये किया भारत के साथ। ठीक है, जहां पे जब मोबाइल फोन की बात करें तो आपने देखा होगा कि भारत की जो कंपनियां थी, जो माइक्रोमैक्स थी, नोकिया थी, ये लोग जब फोन बेच रहे थे ना, तो ये 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का फोन बेच रहे थे। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइनीज फोन भेज दिया भारत में, और चाइनीज फोन 1,000 रुपए में भारत में बिकने लगा। और जब एक बार चाइना का फोन भारत में बिकने लगा तो लोगों को ये लगा यार 1,000 रुपए का तो है, खरीद लेंगे। तो इस इट मींस की क्या हो गया कि भारत की मार्केट में पहले तो उन्होंने सस्ता फोन दिया, लेकिन उसके बाद जब विश्वसनीयता हासिल कर लिए तो अब देखिए कि बहुत सारी चाइनीज कंपनियां हैं जिसके बड़े बहुत सारी ऐसी चाइनीज कंपनियां हैं जो वर्तमान समय में ऊंची कीमत लेकर के मोबाइल की बिक्री कर रही हैं। तो पहला तो होता है कि आप अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहते हैं, और दूसरा ये होता है कि जितनी आपकी घरेलू मांग है ना, उससे ज्यादा आपने क्या कर लिया है? उत्पादन कर लिया, अर्थात पूर्ति कर लिया है। अर्थात अब आपके पास क्या है? कोई चारा ही नहीं है, आपको जो ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको बेचना ही पड़ेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि घरेलू और विदेशी बाजार के बीच कीमत विभेद, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो राशिपातन या डंपिंग का अर्थ होता है कि विदेशी बाजार में अपने वस्तु को सस्ता बेचना और घरेलू बाजार में महंगा बेचना। अब डंपिंग या राशिपातन दो कारण से किया जाता है। पहला तो यह होता है कि हम अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहते हैं, या दूसरा यह होता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में जितनी मांग है उससे ज्यादा पूर्ति कर चुके हैं, तो जो सरप्लस वस्तुएं हो गई उसको हम क्या करते हैं कि दूसरे देश में ले जाकर के बेच देते हैं। दैट्स इट। अगला कि अदायगी शेष की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्यातों की मांग की कीमत लोच और आयातों की मांग की कीमत लोच का जोड़ होगा। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। किसकी याद आनी चाहिए? किसकी याद आनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, ममता कुमारी जी, हर्ष जी, दीक्षा सिंह जी, अनीश पंडित जी, मौसम कुमारी जी, राजन सिंह जी, ठीक है, MR जी, ठीक है, राजेश कुमार सिंह जी, दीक्षा सिंह जी, ज्योति चौरसिया जी, नैना यादव जी, लाल बहादुर जी, अक्षय गौरी जी, मौसम कुमारी जी, ठीक है, फरीन फातिमा जी, तस्नीम खान जी। चलिए बिल्कुल ठीक है, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? ये बोल रहे हैं सभी लोग। किसकी याद आनी चाहिए? किसी की याद आई कि नहीं आई? किस अर्थशास्त्री की याद आनी चाहिए? कमेंट करके बताइए भैया। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि अदायगी शेष की स्थिति में अदायगी शेष की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि आयातों की मांग की कीमत लोच और निर्यातों की मांग की कीमत लोच और आयातों की मांग की कीमत लोच का जोड़ क्या होना चाहिए? एक से अधिक होना चाहिए। तो सुधार की जब बात हो रही है तो ये इसकी बात हो रही है। EX प्लस EM क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, EX प्लस EM ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 1 के होना चाहिए। ये सुधार की बात होती है। EX प्लस EM इज इक्वल टू A1 ये संतुलन की बात होती है। और EX प्लस EM जब लेस देन होता है 1 के
तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और किसकी याद आनी चाहिए, लर्नर की याद आनी चाहिए। लर्नर साहब ने भुगतान संतुलन के संदर्भ में 3 कंडीशन दिया था ना, जब बोला था कि ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर देन 1 के होगा तो ऐसी स्थिति में भुगतान शेष में सुधार होगा। यहाँ पे क्या होगा, संतुलन की स्थिति विद्यमान होगी और ये क्या होगा, ये प्रतिकूलता की स्थिति इसमें होगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला चलिए रजनी कुमारी जी, ठीक है ठीक है, रजनी कुमारी जी, ममता कुमारी जी, हर्ष जी, रितु चौहान जी, एम आर जी, ठीक है, दीक्षा सिंह जी, तस्नीम जी, ठीक है, तानवी जी, ठीक है ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सभी। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग का एट द सेम टाइम बहुत सारे कमेंट मिलते हैं, तो कुछ लोगों का नाम स्किप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली मैं किसी का नाम पढ़ता हूं किसी का नहीं पढ़ता हूं, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा सेशन को। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां बजट रेखा क्या करती हो, कमेंट करके बताइए सर। पढ़ा है कभी इकोनॉमिक्स में कुछ इस प्रकार की चीजें, अगर जो पढ़ी होंगी तो याद आ रही होंगी और नहीं पढ़ी होंगी तो भैया कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि स्पर्श करती हो, सभी लोग का उत्तर ठीक है। उपभोक्ता उस बिंदु पे संतुलन में होता है जहां बजट रेखा क्या करता है, उदासीन वक्र को स्पर्श करता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि बहुत सी फर्में जो निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं वो बनाती हैं, क्या बनाती हैं। चलिए ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि बहुत सी फर्में जो निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, अर्थात ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ये बोल रहे हैं क्या सर सभी लोग। क्या अंतर होता है इसमें और इसमें, क्या अंतर होता है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ए और डी वाला कोई भी नहीं है क्या। तो देखिए बहुत सी फर्में जो निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, निकट प्रतिस्थापित होती है, पूर्ण प्रतिस्थापित नहीं होती है, समरूप नहीं होती है। तो एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा या एकाधिकारिक प्रतियोगिता जो होता है, इसमें जो विक्रेताओं की संख्या होती है, विक्रेता की संख्या जो होती है वो अनेक होती है, विक्रेताओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है, अनेक होती है। और यहाँ पे ये जो जितने भी विक्रेता होते हैं ना, वो समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, प्रतिस्थापित वस्तु का उदाहरण नहीं करते हैं, ठीक है, निकट प्रतिस्थापित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे आप कभी भी बस में यात्रा किए होंगे या ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो देखे होंगे कि एक व्यक्ति आता है पावर बैंक लेकर के, तो वो 10 पावर बैंक हाथ में रखा रहता है, 5 इस उंगली में लगाया रहता है, 5 इस उंगली में लगाया रहता है, और सारे पावर बैंक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, रंग के आधार पे, रूप के आधार पे, क्वालिटी के आधार पे, क्वांटिटी के आधार पे, वो सब अलग अलग होते हैं। तो वो क्या होता है, वो स्थिति एकाधिकारिक प्रतियोगिता की स्थिति है। और एकाधिकार बाजार में क्या होता है कि ये अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता, और क्रय करने वाले बहुत सारे होते हैं, जिसका उदाहरण भारतीय रेलवे है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। जहनी रूप से जो कमजोर है ना वो YouTube पे क्लास नहीं ले पाएगा, है ना। जो मेंटली रूप से थोड़ा सा कमजोर है वो YouTube पे क्लास नहीं ले पाएगा, क्योंकि इतने सारे महानुभाव और ऐसे ऐसे लोगों से क्या होता है कि सामना करना पड़ता है कि कभी कभी मतलब जानी तौर पे जो स्ट्रांग नहीं होगा वो कहेगा कि भाई क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं,
है ना। हमारी बात क्या है भैया, हम 1 घंटे की भी इकोनॉमिक्स की क्लास ले लेते तो हमारा काम हो जाता। हम ईच एंड एवरी डे 2 घंटे की क्लास क्यों ले रहे हैं, है ना। लेकिन मैं यही सोचता हूं कि भैया जहां पे अच्छे परिवार तो मैं बस कभी कभी यही सोचता हूं कि परिवार में जब अच्छे लोग होते हैं ना तो कुछ उसमें बुरे भी होते हैं। मतलब बुरे ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर की बात कर रहा है चाहे कुछ और कर रहा है, मतलब तो वो खराब व्यक्ति नहीं है, बस उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो थोड़ा सा बात अननेसेसरी रूप से बात ज्यादा करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करिए। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। भिन्न भिन्न प्राणियों से मुलाकात होती है, एब्सोल्युटली ठीक है। अगला कि व्यय योग्य आय बराबर होगा, और कभी किसी को मैं ब्लॉक कर देता हूं ना, कभी किसी को ब्लॉक कर देता हूं तो जैसे क्लास लेकर के उठता हूं तुरंत फोन करता है एकदम मासूम सा चेहरा बना करके कि अरे सर आपने हमको कैसे ब्लॉक कर दिया, हम ब्लॉक हो गए हैं सर, हमने तो कुछ किया भी नहीं, या हम तो कुछ की भी नहीं फिर भी सर हम ब्लॉक हो गए, ठीक है। तो चलिए, तो अब इस तरीके से मासूम बन करके कोई फोन करता है तो मैं उसको रूडली बिहेव भी नहीं कर सकता हूं कि नहीं भाई तुम ऐसा ऐसा लिख रहे थे इसलिए ब्लॉक कर दिया। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है मैं टेक्निकल टीम से बात कर रहा हूं, अनब्लॉक करवा देता हूं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए क्या उत्तर आ रहा है? चलिए कि व्यय योग्य आय बराबर होता है, तो जितने लोग भी क्या एक होता है दोस्तों आपकी मौद्रिक आय होती है, एक होता है मौद्रिक आय, एक मौद्रिक आय होता है, एक होता है आपकी वास्तविक आय, वास्तविक आय, और एक होता है आपका व्यय योग्य आय। तो मौद्रिक आय का मतलब ये हो गया कि जो मुद्रा आपके हाथ में आ रहा है, जैसे हम ये कहें कि आपकी सैलरी 60,000 रुपए है और पूरा का पूरा पैसा आपके पास आ जा रहा है, तो मौद्रिक आय आपकी क्या हो जाएगी? 60,000 रुपए हो गए। लेकिन वास्तविक आय का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने किसी एक मजदूर को बुलाया और मजदूर को बुला करके आपने ये कहा कि चलो हम तुमको 500 रुपया मजदूरी देंगे दिन भर का और साथ में एक कपड़ा देंगे, तो ये क्या हो गया? उसकी वास्तविक मजदूरी हो गई, जो कि आपने अपने बचपन में देखा होगा, अपने बचपन में देखा होगा। उस समय पे ऐसा होता था कि कोई मजदूर आता था तो लोग कहते थे कि चलो भैया आपको इतना पैसा दे देंगे, नहीं तो गेहूं दे देंगे या चावल दे देंगे, नहीं तो कपड़ा दे देंगे, ठीक है। और दूसरा होता है व्यय योग्य आय। तो व्यय योग्य आय का मतलब क्या होता है? तो व्यय योग्य आय का मतलब क्या होता है? व्यय योग्य आय का मतलब ये होता है कि जो आपकी व्यक्तिगत आय है और उसमें से प्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। जैसे कि आपसे मैं ये कहूं कि जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो सरकार आपसे कहेगी कि देखिए हम आपको सैलरी जो है वो 60,000 रुपए देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें से आपका इनकम टैक्स कट जाएगा और भी अन्य सारी चीजें कट जाएंगी, तो 5,000 रुपए आपकी सैलरी कट जाएगी। इसका मतलब कि आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है? आपके हाथ में केवल 55,000 रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये 55,000 रुपए जो है ये आपके व्यय योग्य आय है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? इस प्रश्न का उत्तर करिए कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय किस प्रकार प्रकट की जा सकती है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को हम कैसे प्रकट करते हैं? और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास 7:10 पे मैं लाइव किसी भी अवस्था में चला आता हूं, ठीक है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, और चैनल को अगर जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सभी लोग सी बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अपान आधार वर्ष, ठीक है। ऊपर क्या लिया जाता है? चालू कीमत लिया जाता है और नीचे आधार वर्ष लिया जाता है, ठीक है। तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अपान आधार वर्ष की कीमत सूचकांक इंटू
100। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, स्थानांतरण आय का तात्पर्य है स्थानांतरण आय। अब स्थानांतरण आय पूछा जाता है कि ये बताइए कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस प्रकार की आय को सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्थानांतरण आय को सम्मिलित नहीं करते हैं। स्थानांतरण आय का उदाहरण क्या हो गया? तो स्थानांतरण आय का उदाहरण होता है जैसे पेंशन हो गया। ठीक है, एक कर्मचारी पेंशन प्राप्त करता है, एक स्टूडेंट छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, या सरकार क्या करती है कि उपहार देती है, लैपटॉप बांटती है, टैबलेट बांटती है, मोबाइल बांटती है। ठीक है, ये सब क्या होता है? ये हस्तांतरण आय का उदाहरण होता है। और ये जो हस्तांतरण आय होता है ना सर, ये क्या होता है कि ये कोई आर्थिक क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि एक कर्मचारी है जो पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो पेंशन प्राप्त कर रहा है तो भैया सरकार ने तो उसे सेवानिवृत्त कर दिया ना कि आप अपने घर जाओ, घर पे बैठो और मैं आपको महीने का कुछ पैसा दे दूंगा, आप अपनी जीविका चलाओ। लेकिन जो सरकार पैसा दे रही है, उस पैसा के एवज में उस समय पर वह व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो बस घर बैठा हुआ है, पेंशन प्राप्त कर रहा है, लेकिन जो पेंशन मिल रहा है उसके एवज में वो व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे एक स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रवृत्ति सरकार इसलिए देती है कि भैया एक स्टूडेंट अच्छे तरीके से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन जो स्टूडेंट छात्रवृत्ति प्राप्त करता है वो सरकार के लिए कोई काम नहीं करता है। ठीक है, सरकार उपहार देती है, तो वही बात हो गया। तो हस्तांतरण आय का तात्पर्य यह होता है कि ऐसी आय जो आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति और उपहार। और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इसीलिए हस्तांतरण आय को क्या करते हैं? सम्मिलित नहीं करते हैं। अगला, बिल्कुल ठीक है, बताइए क्या उत्तर आ रहा है? पलक सागवान जी ठीक है, नैना यादव जी, सदानंद मिश्रा जी, राजन सिंह जी, सरिता जी, दीक्षा जी, सीमा माथुर जी, राजेश कुमार सिंह जी, लाल बहादुर जी। बहुत तेजी से सभी लोग का उत्तर आ रहा है भैया, लेकिन लाइक और शेयर भी बहुत कम है। तो लाइक शेयर निवेदन है करते रहिए। और प्रत्येक दिन शाम को 7:10 से आपकी लाइव क्लास होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको ईच एंड एवरी डे नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या उत्तर आ रहा है सर? सी बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं क्या कि देखिए सर जी, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो इसमें कौन सा इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है भाई? ये तो छोटी सी बात है। जब आप अपने विनियोग के स्तर को बढ़ाएंगे तो उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा। यही तो होता है ना, जब विनियोग बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। और किसी देश में जब उत्पादन का स्तर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दैट्स इट यार, और क्या है, इजी सी बात है। अगला प्रश्न, अगला कि प्रदर्शन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आज ही मैंने ये बात आपको बताई है एप्लीकेशन पे। आज मैं क्या पढ़ा रहा था? जो लोग भी एप्लीकेशन पे आज पढ़े होंगे, मैं क्या पढ़ा रहा था? आज मैं उपभोग फलन के सिद्धांत को पढ़ा रहा था। और उपभोग फलन के सिद्धांत के अंतर्गत उपभोग क्या होता है? पहले हमने बताया था कि उपभोग क्या होता है, तो आय और उपभोग में फलनात्मक संबंध को ही उपभोग फलन बोलते हैं। फिर उपभोग फलन के सिद्धांत के बारे में चार सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ा। पहला जो पढ़ा था वो निरपेक्ष आय परिकल्पना को पढ़ा था, जिसमें किन्स साहब को पढ़ा था। तो किन्स साहब कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, उपभोग का स्तर उसी तरीके से बढ़ता है, लेकिन आय जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से उपभोग नहीं बढ़ता है। उसके बाद हम लोगों ने सापेक्ष आय परिकल्पना पढ़ी, जो ड्यूजनबरी साहब ने बताया। तो ड्यूजनबरी साहब ने सापेक्ष आय परिकल्पना के अंतर्गत क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि देखिए भैया, एक व्यक्ति का जो उपभोग व्यय होता है ना, वो पड़ोसियों के द्वारा निर्धारित होता है, या एक व्यक्ति का उपभोग व्यय अपने से उच्च वर्ग के लोगों की लाइफस्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में निर्धारित होता है। मतलब एक गरीब व्यक्ति भी धनी व्यक्ति को देखता है और उसकी लाइफस्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है, और इस चक्कर में उसकी उपभोग की प्रवृत्ति बहुत ऊंची हो जाती है, बचत की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था
निरपेक्ष आय परिकल्पना तीसरा हमने क्या पढ़ा था, अस्थाई आय परिकल्पना पढ़ा था। अस्थाई आय परिकल्पना किसने दिया, फ्रीडमैन साहब ने दिया। क्या बोला कि एक व्यक्ति का उपभोग उसकी अस्थाई आय पे निर्भर करता है। और चौथा हमने क्या पढ़ा था, जीवन चक्र परिकल्पना पढ़ा था, जिसे इंडो तथा मोदी गिलियानी ने दिया। तो इन लोगों ने, मोदी गिलियानी साहब ने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि एक व्यक्ति का जो उपभोग व्यय होता है वो पूरी जिंदगी में जो परिसंपत्ति का निर्माण करता है उसी परिसंपत्ति के आधार पे एक व्यक्ति का उपभोग व्यय निर्धारित होता है। तो अगर जो आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि प्रदर्शन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये बचत की प्रवृत्ति को कम करता है। बिल्कुल ठीक है, प्रदर्शन प्रभाव की बात कौन करता है, ड्यूजेनबरी साहब बोलते हैं और बोलते हैं कि देखिए भैया, एक व्यक्ति प्रदर्शन करने के चक्कर में, अर्थात होता गरीब है लेकिन अमीर लोगों की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है। इस वजह से उसकी जो उपभोग की प्रवृत्ति होती है, उपभोग की जो प्रवृत्ति होती है वो उच्च होती है। तो जब उपभोग उच्च होगा तो बचत कम हो जाएगा। यह स्फीतिक दबाव पैदा करती है। बिल्कुल ठीक है, पड़ोसी कार लिया है, हम भी कार लेंगे, तो कार लेंगे तो पेट्रोल भी तो चाहिए उसमें, और पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी, पूर्ति कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि मुद्रास्फीति की स्थिति विद्यमान हो जाएगी, अर्थात महंगाई आ जाएगा। यह भुगतान से इसमें असंतुलन को पैदा करता है। बिल्कुल बात ठीक है। यह बेरोजगारी की दशा को प्रोत्साहित करता है। नहीं भैया, वो बेरोजगारी की दशा को प्रोत्साहित करने की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि ये बेरोजगारी की दशा को प्रोत्साहित करता है। ऐसा नहीं है भैया, वो बेरोजगारी की दशा को प्रोत्साहित करने की बात करते ही नहीं है, क्योंकि उपभोग फलन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग केवल और केवल आय और उपभोग में फलनात्मक संबंध को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, संतुलित समृद्धि में यह अनिवार्य है। अब संतुलित समृद्धि की अवधारणा किसने दिया, रेगनर नर्स साहब ने दिया था। क्या बोला था कि अर्थव्यवस्था में भैया जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में आप समान रूप से क्या करिए, निवेश करिए, सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश करिए। जैसे क्या होता है कि इन्होंने ये बोला, संतुलित समृद्धि के अंतर्गत रेगनर नर्स साहब ने ये कहा कि देखिए भैया, चूंकि अर्थव्यवस्था में पूंजी की मात्रा सीमित है और श्रम की भी मात्रा सीमित है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश करके सभी क्षेत्रों के मांग व पूर्ति को बढ़ा करके उत्पादकता के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, और उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो संतुलित समृद्धि दर में यह अनिवार्य है कि श्रम शक्ति का पूर्ण रूप से प्रयोग हो और पूंजी स्टॉक का पूर्ण रूप से प्रयोग हो। तो ए तथा बी दोनों का संयोग, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अल्प विकसित देशों में आय असमानता मुख्य कारण से है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि अल्प विकसित देशों में आय असमानता मुख्य रूप से है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिनटों का 1 मिनट में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी में करोड़ों रुपए नहीं कमा पा रहे। ठीक है, तो आय की विषमता है ना, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। तो बताइए भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए ऑप्शन थोड़ा सा टेक्निकल करके फंसा दिया आपको, ऑप्शन थोड़ा सा टेक्निकल करके फंसा दिया आपको। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई क्यों बढ़ती चली जा रही है, क्यों अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब क्यों बहुत ज्यादा गरीब है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि परिसंपत्तियों के संकेंद्रण के कारण, ठीक है, परिसंपत्तियों के संकेंद्रण के कारण ही अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता चला जा रहा है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। अरे भाई, अब मुकेश अंबानी के पास अरबों खरबों रुपए है तो वो अरबों खरबों रुपए का निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता है, तो वो निवेश क्या करेगा। ठीक है, तो जिसके पास पैसा है वो तो निवेश करके अमीर से और अमीर और अमीर और अमीर बन रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहा है।
तो ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब के बीच की खाई क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और इसका कारण बस इतना सा है कि परिसंपत्तियों का जो संकेंद्रण है उसके कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत तो इजी सी बात है भैया। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत लेवेंस्टीन साहब, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया? लेवेंस्टीन साहब ने दिया। और न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत है क्या? तो उन्होंने ये बोला, लेवेंस्टीन ने बोला कि देखिए जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में वृद्धि होती है ना, तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है ना वो अपने न्यूनतम स्तर पे आ जाता है। प्रति व्यक्ति आय अपने न्यूनतम स्तर पे आ जाता है और ये जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता है। ये क्या होता है? ये जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता है, जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को इतनी ही इनकम होती है कि वो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो निवेश क्षमता होती है वो न्यूनतम हो जाती है। तो इसके निवेश क्षमता को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में सरकार को न्यूनतम मात्रा में इतना मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जानी चाहिए जिससे निवेश का स्तर और मांग व पूर्ति दोनों क्रियाशील हो जाए और अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे अग्रसर हो जाए। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक विकास का मूल उद्देश्य क्या रहा है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए कि योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक विकास का मूल उद्देश्य क्या रहा है? सर क्या उद्देश्य रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बच्चों वाली बात है सर, ये बच्चों वाली बात है कि नहीं है कि आधारभूत उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्रों में विकास किया जाए, तभी तो उद्योगों का विकास होगा भैया। जब सार्वजनिक क्षेत्र आगे बढ़ेगा तभी तो उद्योगों का विकास होगा, और जब उद्योगों का विकास होगा तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो आप सभी लोग को पता ही है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और भी बहुत सारी अर्थव्यवस्था में चीजों में वृद्धि होगी। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे एक रणनीति के माध्यम से आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स की तैयारी कराई जा रही है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से बोल रहा हूं कि देखिए 365 दिन मतलब ईच एंड एवरी डे हमारे यहाँ क्लास होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन होगा 10 दिन नहीं होगा, ईच एंड एवरी डे हमारे यहाँ क्लास होती है और इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैचेज चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैच में इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अनुसार आपके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में देखने को मिलते हैं। अगर जो आप बहुत दिनों बाद भी इकोनॉमिक्स की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। यहाँ पे लाइव क्लास होती है, इनकेस अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको संपूर्ण इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक समस्या होती है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो वो इतने बिखरे हुए होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो बिल्कुल सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स के नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए, ताकि आगे के कंटेंट आपके तैयार भी होते चले जाएं और पीछे के कंटेंट आपके भूले भी नहीं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट जरूर दीजिए और इस बात को समझिए कि कहां पे गलती हो रही है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्या मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं, या समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कहां के भी प्रश्न गलत हो रहे हैं। जहां के भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए और फिर अगला टेस्ट दीजिए, तो वो टॉपिक के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आ पाए कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली शिक्षक भर्ती में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं। करंट की भी क्लासेस यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगी और जो कोर्स की वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम होगी। इतनी से एक बार कोर्स को परचेज करते हैं
तो आगामी परीक्षा कोई भी नई वैकेंसी आती है उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, अलग से फीस आपको देने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस की बात करें तो केवल और केवल 2000 रुपए एडमिशन की फीस है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। हमारी बैचेज, सारी बैचेज अलग अलग हैं और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार ही सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड में जेट की जो परीक्षा है उसके लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग बैच है, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी के लिए अलग बैच है, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, DSSS सबके लिए अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार ही इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। और जो हमारा नया बैच, हमारा जो अभी फिलहाल नया बैच प्रारंभ हुआ है, उस नए बैच में मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ दोस्तों ये सारे बैचेज अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है, सारे बैचेज अलग अलग हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू किया गया है, साथ ही साथ दोस्तों बिहार टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू किया गया है, बिहार टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू किया गया है। और झारखंड में जेट की जो परीक्षा होने वाली है, अगर जो आप जेट क्वालिफाई करते हैं तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के चांस बढ़ जाएंगे। और मध्य प्रदेश में जो सेट की परीक्षा है उसके लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जरूर जाइए।